एक सोचने वाली बात है। जो यूरोपीय देश दशकों तक अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, वो अचानक फिलिस्तीन पर इतना बड़ा यू टर्न क्यों ले रहे हैं? क्या ये कोई नैतिक स्टैंड है, दिल की आवाज है, या फिर अपने आप को बचाने की एक सोची समझी रणनीति? चलिए इस बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। देखिए, आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस में 193 सदस्य देश हैं, है ना? उनमें से 157 देश फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश मानते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अमेरिका के इतने करीबी सहयोगी, जो हमेशा उसके साथ थे, अचानक अब क्यों पाला बदल रहे हैं? और ये जो अब है ना, इसी में सारा खेल छिपा है। और ये देखिए, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की। ये तो अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त, सबसे मजबूत साथी माने जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है? यही देश एक एक करके फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। और बात सिर्फ मान्यता तक ही सीमित नहीं है। जब यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष यूएन में कहती हैं कि गाजा को फिर से बनाना होगा, तो सोचिए, ये बयान सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के बताए गए लक्ष्यों के खिलाफ जाता है। ये पॉलिसी लेवल पर एक बहुत बड़े अलगाव का संकेत है। तो आखिर यूरोप के इस यू टर्न के पीछे चल क्या रहा है? इसको समझने के लिए पहले एक और सवाल का जवाब जानना जरूरी है। और वो सवाल ये है कि आखिर दुनिया भर में जब भी कोई लड़ाई होती है, तो वहां से भागने वाले लोगों के लिए यूरोप ही पहली पसंद क्यों बन जाता है? इसके पीछे है यूरोपियन ड्रीम, मतलब मजबूत मानवाधिकार, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद, सुरक्षा की गारंटी। यही वो चीजें हैं जो मुश्किल में फंसे लोगों को यूरोप की तरफ खींचती हैं। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज पूरे यूरोप में करीब 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन शरणार्थी रहते हैं। जरा इस नंबर को सोचिए, 15 मिलियन! ये इस स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। और इस पूरे बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा कौन उठा रहा है? अगर हम यूरोपियन यूनियन के अंदर देखें तो अकेला जर्मनी, सिर्फ जर्मनी, करीब 30 लाख शरणार्थियों को होस्ट कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इस मानवीय रवैये की एक कीमत भी है, एक छिपी हुई कीमत। और ये कीमत यूरोपीय देशों को अपने ही घर में चुकानी पड़ रही है। अब यहाँ पर एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है कि गाजा में लड़ाई है, तो वहाँ से लोग बगल के अरब देशों जैसे मिस्र या जॉर्डन में शरण क्यों नहीं लेते? जवाब छिपा है इनकी पॉलिसीज में, जो बिल्कुल अलग हैं। देखिए, जो पड़ोसी अरब देश हैं, उन्होंने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि 1967 की तरह इजराइल उन पर भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वजह से अपनी सीमाएं खुली रखने के लिए मजबूर है। तो इसका नतीजा क्या होता है? एक वन वे चैनल सा बन गया है। मध्य पूर्व के संघर्ष से जो लोगों का सैलाब उठता है, वो सीधा यूरोप के दरवाजे पर जाकर रुकता है। आप जरा ये देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पलायन की वजह से यूरोपीय देशों के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर कैसा प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन रहा है, आर्थिक और सामाजिक तौर पर। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ओईसीडी का डेटा कहता है कि G7 देशों में सबसे ज्यादा महंगाई यूके में ही है। ये एक साफ संकेत है कि वहां बड़ी आर्थिक समस्या है। अब फ्रांस को देखिए, ईयू की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि वो दिवालिया होने के कगार पर है। बजट में कटौती हो रही है, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, और इन्हीं सब के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। और जर्मनी, याद है, सबसे ज्यादा शरणार्थी वही हैं। अब ओईसीडी के मुताबिक जर्मनी की अपनी आर्थिक विकास दर धीमी हो रही है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और इन नीतियों की आलोचना सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी हो रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यूरोप बड़े पैमाने पर आप्रवासन के जरिए एक तरह से सभ्यतागत आत्महत्या कर रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां इस पूरी कहानी का असली मतलब सामने आता है। ये जो नीतिगत बदलाव हैं, ये नैतिकता के बारे में शायद है ही नहीं। ये तो एक सर्वाइवल टैक्टिक है, अपने अस्तित्व को बचाने की एक रणनीति। इसको हम प्रैग्मैटिक पिवट कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा विदेश नीति का फैसला जो किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि अपने घर के अंदर जो आग लगी है, जो घरेलू संकट है, उसको बुझाने की जरूरत से लिया गया हो। तो यूरोप के नेताओं के कैलकुलेशन को समझिए, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे सोच रहे हैं।
स्टेप 1, रीजन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, इसलिए शरणार्थियों का फ्लो लगा रहता है। स्टेप 2, इन शरणार्थियों के पास यूरोप आने के अलावा कोई आसान रास्ता नहीं है। स्टेप 3, ये भीड़ यूरोप के संसाधनों पर भारी पड़ती है और वहां आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा करती है। तो इसका हल क्या है? स्टेप 4, अगर इस बहाव को रोकना है तो जहां से ये शुरू हो रहा है उस संघर्ष की जड़ को ही ठीक करना पड़ेगा। तो रणनीति बिल्कुल साफ हो जाती है। फिलिस्तीन को मान्यता देना, गाजा को फिर से बनाने में पैसा लगाना, ये सब उस पलायन के नल को बंद करने की कोशिश है। मकसद ये है कि लोगों को वहां से भागने की नहीं, बल्कि अपने ही देश में रुकने की एक वजह मिल जाए। यहाँ पर हर बड़े खिलाड़ी का एजेंडा बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से टकरा रहा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल चाहते हैं गाजा में खतरा खत्म हो और वो फिलिस्तीनी राज्य नहीं चाहते। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि गाजा स्थिर हो जाए ताकि पलायन रुके और उनकी घरेलू समस्याएं सुलझें। और अरब देश क्या चाहते हैं? वो इजराइल के साथ शांति और अपने देश में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये पश्चिमी गठबंधन में एक ऐसी दरार है जो कभी नहीं भरेगी, या ये सिर्फ एक अस्थायी हताश रणनीति है जिंदा रहने के लिए? इस भू राजनीतिक बदलाव का भविष्य क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।